औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे लेक्चर में हम लोग जो मेनली चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे वो रेजोनेंस एनर्जी एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। देखें, हम लोगों ने बेंजीन के बारे में एक बात की थी कि ये एरोमेटिक इन नेचर होता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये आम कंपाउंड्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे कि इनको रिएक्ट करवाना मुश्किल होता है। जो चीज़ स्टेबल होती है, ज़ाहिर-सी बात है, वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती। तो अगर हम बेंजीन की बात करें, अब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन पढ़ा था अल्कीन के लिए कि अल्कीन में जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। अब बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है तो इसकी भी हाइड्रोजनेशन होगी, लेकिन हम देखते हैं कि जो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन होती है वो आम अल्कीन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब उसकी मुश्किल होने की वजह आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये 2 कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एक ये रेजोनेंस और दूसरा रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि इन्हीं 2 फैक्टर्स की वजह से ही बेंजीन जो होता है वो नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मुकाबले में एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस कि ये रेजोनेंस क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स of valence electrons of atoms is called resonance and the different structure thus arranged are called resonance structures। सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात हो रही है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और और वो जो एक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो मूवमेंट होती है उसको रेजोनेंस कहते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे आप ये कैक्यूल स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है बेंजीन का। बेंजीन के 3 मेन स्ट्रक्चर थे, कैक्यूल, डिवार एंड रॉबिन्सन। तो हमें पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर इधर आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड जब इधर मूव करता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना? एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है। इन दोनों कार्बन्स के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, ये इधर मूव कर गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करके गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब इनकी मूवमेंट की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये चीज़। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोज़ीशन जो है ना वो चेंज हो गई है। लेकिन किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई उसके अंदर केमिकल चेंज उस तरह से हमें नहीं नज़र आया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाता है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो एरो होता है ये वाला, ये एरो इस्तेमाल होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए कि जब एक मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं और ये वाला एरो शो करता है। अब ये वाला जो एरो है ये असल में अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें ना तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है कि जब ये इधर आता है तो ये बन जाता है। अब ये जब दोबारा इधर मूव करेगा, तो फिर ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। इसी तरह डिवार स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब ये इधर जब मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर, यानी ये जो बड़ा बॉन्ड है, ये इन 2 कार्बन के दरमियान बन जाएगा इस तरह से और ये वाला बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे यानी इन 2 कार्बन के दरमियान बन जाएगा। और ये वाला बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट कर जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो 3 हैं ये अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इसके ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से ये नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह चेंज कर सकते हों तो वो इलेक्ट्रॉन चेंज करने से या जगह चेंज करने से जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। और इस तरह का जो रेजोनेंस का फिनोमिना होता है ये आम तौर पर हमें कंजुगेटेड सिस्टम में देखने को मिलता है। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं उनमें तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल मैं एक अल्कीन की बात करता हूँ कि ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है
और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब अगर ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं पड़ा हुआ, तो ये दो डबल बॉन्ड जो है एक दूसरे की कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं हो सकता, और अगर रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं हो सकता तो इस मॉलिक्यूल का कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। तो इसलिए रेजोनेंस का जो फिनोमेना है ये आमतौर पर हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में ही देखने को मिलता है। तो ये तो है रेजोनेंस। अब एक चीज होती है रेजोनेंस एनर्जी, कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं जिस तरह बेंजीन है, पाइरिडीन है, टॉलीन है, कोई भी आप एरोमेटिक कंपाउंड देख लें, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह के जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इनको आम कंपाउंड्स के मुकाबले में रिएक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल होने की वजह होती है इनके अंदर रेजोनेंस एनर्जी, कि जब ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो इनके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वजह से ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करते। और रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये यही है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम का अगेन जिक्र आ गया कि कंजुगेटेड सिस्टम की खूबी होती है कि उनमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाई जाती है, और इस कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाला, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। उसमें हमने 3 फैक्टर पढ़े थे। एक था सब्स्टिट्यूशन की बेस पे बताएंगे कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें देखा था टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन ट्राई, एंड ट्राई आर मोर स्टेबल देन डाई, एंड डाई आर मोर स्टेबल देन मोनो। तो एक फैक्टर वो था। दूसरा था सिस ट्रांस वाला, के ट्रांस मोर स्टेबल होती हैं। तीसरा था कंजुगेटेड और आइसोलेटेड वाला, के कंजुगेटेड मोर स्टेबल होती हैं। एक चौथा फैक्टर होता है हाइड्रोजिनेशन। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, या कोई अल्कीन, खास तौर पर इसको अल्कीन पे अप्लाई करेंगे, कि एक अल्कीन जो है वो दूसरी अल्कीन के मुकाबले में स्टेबल है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कि जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी डबल बॉन्ड में तो उससे हीट रिलीज होती है, और उस हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज अ टूल टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब मैंने आपसे कहा कि जो बेंजीन होती है ये आम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर ये स्टेबल होती है तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, किस तरह हम बता सकते हैं कि वाकई में बेंजीन के अंदर एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। हमने इस चीज को प्रूव करना है कि कैसे बेंजीन आम कंपाउंड्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है या स्टेबल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक टूल है जो हमें बताता है किसी भी दो अल्कीन्स के बारे में कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें कैसे बताता है कि किस मॉलिक्यूल को देखकर हम बताएंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखें, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बड़ी एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि जब किसी कंजुगेटेड सिस्टम में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उससे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें मिलती है वो कम होती है, और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है या कम्युलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो ज्यादा होती है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, और हाइड्रोजन को ऐड करने से आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो मिलती है, आपने वो नोट कर ली, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड किया, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नोट कर ली, दोनों को कंपेयर कर लें। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी वो स्टेबल होगा। तो बेंजीन के अंदर यही होता है कि बेंजीन में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो उससे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम मेजर करते हैं वो आम कंपाउंड्स के मुकाबले में कम होती है। तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमने अपने इस टॉपिक में यही देखना है कि बेंजीन किस तरह से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और रेजोनेंस एनर्जी उसको किस तरह हेल्प करती है एक्स्ट्रा स्टेबल होने में, और ये रेजोनेंस एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है। अब ये डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को अगर आप समझ लें तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेंजीन आम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कितना ज्यादा स्टेबल होता है और क्यों स्टेबल होता है। अब ये एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, साइक्लोहेक्सीन। ये एक साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसमें जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यहाँ पर आप यूं समझें कि आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड करने से ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और ये देखें ये साइक्लोहेक्सेन बन गया ना यहाँ पे। और इस दौरान जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ये जो आपको सामने ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये वाली, ये तमाम की तमाम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यूज हैं। तो ये है 120 किलो जॉल पर मोल। यानी जब एक डबल बॉन्ड नॉर्मल अल्कीन होती है तो उस अल्कीन में जब आप
डबल बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये जो वैल्यू है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की है, तो 120 किलो जूल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको मिलती है एक डबल बॉन्ड की। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो आप उसमें हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो 120 का डबल हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 230 या 240 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 231 है अप्रोक्सीमेट, हम कह सकते हैं, चलें जी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 230 किलो जूल पर मोल। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 डबल बॉन्ड है। इसको बेंजीन से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि इसको कंपेयर किया जा सके। ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, ये जो यहाँ पे टेढ़ा सा मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ख्याली, कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, इन दोनों की बेस पे हम कह रहे हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के डाटा की बेस पे हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड होंगे, उसमें जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 360 होनी चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड की थी 120, तो 3 की कितनी होनी चाहिए 360। हम ये समझ लेते हैं। और ये जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जिसमें 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये असल में किससे मिलता है, ये बेंजीन से मिलता है, एक किस्म का ये ख्याली बेंजीन है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब 3 डबल बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर और वो कंजुगेटेड हो, जिस तरह के बेंजीन होता है, उसमें जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो जो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो 360 नहीं आती, वो 208 आती है। अब मेरी वो बात आप जरा जो मैंने ऊपर बताई कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करें और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाए या वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कम आए। अब बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो होनी चाहिए थी 360, लेकिन आती है 208। यही चीज इंडिकेट करती है कि जो बेंजीन होती है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल्स के लिए ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। अब 208 और 360 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये बनता है 152 किलो जूल पर मोल। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 152 किलो जूल पर मोल हीट थी ये कहाँ गई? ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी थी जो बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और इसी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल था, तो इसको रिएक्ट करवाना आम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में मुश्किल था। तो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 152 किलो जूल पर मोल होती है। मैं इसको दोबारा से आपको रिकॉल करवाता हूँ। देखें, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि बेंजीन आम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 होती है, दो हो तो 240 होती है, 230 हमें मिली। अगर तीन हो तो 360 होनी चाहिए जैसा कि बेंजीन में है, लेकिन बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो 360 नहीं आती, 208 आती है। यही चीज इंडिकेट करती है कि बेंजीन आम मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा स्टेबल है। हम जो समझ रहे थे कि बेंजीन को 360 शो करना चाहिए था, लेकिन वो 208 शो कर रहा है। तो जो डिफरेंस आता है 152 का, ये असल में बेंजीन अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, इस एनर्जी की वजह से ही वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में एक डिफरेंट जो है वो बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें कि हमने जो डिस्कशन की है उसके मुताबिक, so the difference between experimental value of benzene and that of hypothetical cyclohexatriene, ये जो मॉलिक्यूल है ये cyclohexatriene है, तो 6 कार्बन साइक्लिक है। ट्राइइन का मतलब 3 डबल बॉन्ड। इसके मुकाबले में क्या है जी, 152 किलो जूल पर मोल इसका डिफरेंस आ रहा है। 360 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 208, तो डिफरेंस कितना आया 152। Thus benzene is 152 kilojoule per mole more stable than hypothetical system. This is resonance energy of benzene. हर कंजुगेटेड सिस्टम, ये सिर्फ बेंजीन पे ये चीज अप्लाई नहीं होती, आप बेंजीन के अलावा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसमें कंजुगेशन होगी, आप यहीं पर यही चीज ही देख लें। ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये दो डबल बॉन्ड भी तो एक दूसरे की कंजुगेशन में थे ना। ये कंप्लीट कंजुगेशन तो नहीं है, लेकिन कंजुगेशन थी। सिर्फ इतनी सी कंजुगेशन आने की वजह से, यानी पूरे सिस्टम के अंदर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ ये दो डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन है, सिर्फ इतनी सी जगह पर कंजुगेशन आने की वजह से वो 240 से 231 पे आ गया, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजन यहीं से क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो जब ये 3 डबल बॉन्ड बनते हैं तो ये कंप्लीट कंजुगेशन आ जाती है। कंप्लीट कंजुगेशन आने की वजह से अब ये चीज और ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो देखें हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम हो गई, 360 की बजाय 208 हो गई। तो पेपर में जब ये सवाल आएगा तो आप लोगों को ये जो आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा है,
ये आपने बनाना है, बहुत सिंपल और आसान है कि एक डबल बॉन्ड के लिए आप 120 अज़्यूम करेंगे, 2 के लिए आप 240, 3 के लिए 360 और 3 के लिए बेंज़ीन के केस में कितना आता है 208 और 152 जो है वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंज़ीन एंड रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया, फिर रेजोनेंस एनर्जी को, और उस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है और उसको हमने प्रूव किया हाइड्रोजनेशन की मदद से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी बेंजीन के कुछ रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।